स्टार्ट। तो आखिर बीएस येड्डियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे ही दिया। 4 महीने में भाजपा ने अपने 4 मुख्यमंत्रियों को बदल डाला। पहले उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया, फिर असम में चुनावी जीत दिलाने वाले सर्बानंद सोनोवाल को बदल दिया। इसी महीने की शुरुआत में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत को भी बदल दिया और अब इसी कड़ी में येड्डियुरप्पा का नाम भी जुड़ गया। न चाहते हुए भी उन्हें पद छोड़ना पड़ गया। येड्डियुरप्पा 4 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल का कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाए। एक बार 2 दिन तो एक बार 7 दिन के लिए ही उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। पैरा राजनीतिक दलों को अपना मुख्यमंत्री बनाने और बदलने का पूरा अधिकार है, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री बदलने की मजबूरी अंदरूनी उठापटक की तरफ इशारा करती है। कर्नाटक और उत्तराखंड को ही ले। उत्तराखंड बनने के बाद 21 वर्षों में भाजपा के यहाँ 6 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन एक को भी 5 साल पूरे करने का मौका नहीं मिला। कर्नाटक में भी 14 साल में भाजपा के 3 मुख्यमंत्री बने, लेकिन सबको बीच में ही पद छोड़ना पड़ा। कर्नाटक में भाजपा ने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई थी, पर उत्तराखंड में तो पार्टी को 70 में से 57 सीटों पर जीत मिली थी। फिर भी 4.5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री लाना पड़ा। पैरा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में भाजपा के मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो वहां भी पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपसी खींचतान की खबरें आती रहती हैं। क्षेत्रीय दलों में इस तरह का संकट नहीं है। ओडिशा में नवीन पटनायक हों या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, लंबे समय बाद भी दोनों को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। लोकतंत्र में सबको साथ लेकर चलने की परंपरा बीते कुछ सालों में टूटती नजर आ रही है, खासकर भाजपा और कांग्रेस में। एक दूसरे की शिकायतों के सिलसिले के बीच चलने वाली सरकारें जनहित में कुछ नया कर ही नहीं पाती। मुख्यमंत्री कुर्सी बचाते रह जाते हैं। राजस्थान का उदाहरण सामने है। 2.5 साल पहले बनी सरकार अपनों की खींचतान का बोझ ढो रही है। पैरा दोनों बड़े दल सबसे अधिक अनुशासित होने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। कर्नाटक में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा जल्दी सामने आ जाएगा। येड्डियुरप्पा के कद का दूसरा नेता वहां भाजपा के पास नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे तलवार की धार पर ही चलना होगा। विपक्ष के मुकाबले अपनों के वार सहने के लिए तैयार रहना होगा। पैरा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सियासत गरमाने और चौतरफा विरोध के बावजूद केंद्र सरकार इन पर कर में कटौती नहीं करना चाहती। एक तरह से सरकार पेट्रोलियम करों की आदी हो गई है। सरकार की इन करों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी अन्य स्रोतों से राजस्व की गणना बेपटरी हो गई है। हाल ही जारी आंकड़ों में गत वर्ष पेट्रोल व
डीजल पर शुल्क से सरकार को प्राप्त राजस्व में 74% की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि कच्चे तेल की कीमतें घटी थीं और उपभोग कम हुआ था। दरअसल आर्थिक मंदी के बावजूद पेट्रोलियम पदार्थों पर उच्च दरों के चलते वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले सरकार का वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल कर संग्रह अधिक रहा। सकल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष कर राजस्व अधिक हो तो आम तौर पर यह प्रतिगामी व गरीबों को चोट पहुंचाने वाला माना जाता है। चिंताजनक यह है कि वित्त वर्ष 2020-21 में औद्योगिक कर राजस्व व्यक्तिगत आयकर संग्रह से कम रहा, यानी आम लोगों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों का बोझ उद्योगों से अधिक था। 2019 में दूसरी बार जनादेश मिलने के बाद मोदी सरकार ने कॉरपोरेट करों में कटौती की। जाहिर है इससे निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद थी, पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण GFCF के रुझान देखें तो ऐसा नहीं हो सका। पैरा पेट्रोलियम करों पर सरकार की अत्यधिक निर्भरता स्वस्थ परंपरा नहीं है। ईंधन की उच्च कीमतों से महंगाई बढ़ने का दबाव रहता है और इससे आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ सकती हैं। सरकार के समक्ष विकल्प क्या है? वित्तीय हालत देखें तो निकट भविष्य में पेट्रोलियम करों में कटौती का कदम संदिग्ध है। उम्मीद ही की जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आएगी और उसके अनुरूप ईंधन की खुदरा कीमतों में भी गिरावट आएगी, लेकिन यह हो जाएगा ऐसा मानकर बैठ जाना भी बहुत मुश्किल है। सरकार सर्वाधिक संपन्न 1% आबादी की व्यक्तिगत आयकर की दरें बढ़ाने पर विचार कर सकती है या कॉरपोरेट कर की दरें पुनः बढ़ाई जा सकती हैं। पैरा बहुत से लोगों ने पहला विकल्प सुझाया है, पर सरकार की चिंता है कि इससे संपन्न वर्ग विदेशों की ओर अधिक आकर्षित होगा। सिद्धांततः सरकार कॉरपोरेट कर बढ़ा सकती है, पर इसकी संभावना न के बराबर है। कॉरपोरेट कर की दरों में कटौती से निवेश भले ही ना बढ़ा हो, लेकिन इस वक्त कर बढ़ा दिया गया तो कॉरपोरेट सेक्टर की भावनाएं जरूर आहत होंगी। ऐसे में सरकार क्या कर सकती है? निकट भविष्य में तो कुछ नहीं कर, पर दीर्घ काल में सरकार 2 कारणों पर विचार कर सकती है जिनसे बेहतर कर राजस्व और कर व सकल घरेलू उत्पाद GDP के बेहतर अनुपात को हासिल करने में अड़चन आती है। पहला कारण है विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों में बदलाव। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रदेश, जिला एवं स्थानीय स्तर पर विभिन्न समस्याएं व अनुपालन आवश्यकताएं जिनके चलते निवेश कम रहा है। कुछ समस्याएं केंद्र सरकार सुलझा सकती है, जबकि कुछ के लिए राज्यों के सहयोग की जरूरत है। दूसरा कारण है कर संग्रह में सुधार। हाल ही सामने आया कि उत्तर प्रदेश में एक ही शहर में कई थड़ी ठेले वाले और छोटे व्यापारी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और वे कोई कर नहीं देते। समृद्ध उद्यमियों व फर्मों द्वारा कर अपवंचना ऐसी समस्या है जिस पर सिर्फ बात होती है। किसी सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस पहल नहीं की। कर बढ़ाने के बजाय बेहतर होगा कि करों को कम कर उनका सरलीकरण किया जाए।
डेटा का उपयोग इस तरह किया जाए कि कर अनुपालना हो और कर अपवंचना पर रोक लगाई जा सके। अंततः सरकार को मानना ही होगा कि कर राजस्व अर्थव्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं होगी तो कर राजस्व में यह कैसे संभव है।